नमस्कार मित्रों। शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन विश्व बैंक परियोजना द्वारा वित्त पोषित ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं हैं, उसमें मैं प्रोफेसर आशा शुक्ला आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर J.L. बरमैया जी, उद्घाटनकर्ता सम्मानीय श्री बुद्ध सिंह सेंगर जी, हमारे भाई डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी के साथ समस्त महाविद्यालय परिवार को प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी अति अभिन्न इस संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर नीलिमा वर्मा, जिनके प्रयासों से ये आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ कहने के पहले क्षमा चाहती हूँ। मैं स्वयं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और इस अकादमिक संगोष्ठी के निमित्त सशरीर स्वयं उपस्थित न होना चाहता हो, किंतु कुछ पारिवारिक कारण तात्कालिक तौर पर ऐसे उपस्थित हुए कि मैं वहां पहुंच नहीं सकी। लेकिन मेरी अकादमिक उपस्थिति इस उद्बोधन के माध्यम से आप तक पहुंचे, इसकी मैं कोशिश कर रही हूं। महिला सशक्तिकरण, संभावनाएं और चुनौतियां। संभावनाएं और चुनौतियों पर बातचीत की जाए। महिला अध्ययन विषय की विद्यार्थी के नाते थोड़ा महिला सशक्तिकरण को पहले समझने की कोशिश की जाए, ये उचित होगा। आखिर हम एक सशक्त महिला किसको कहते हैं? जब मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन विभाग को देख रही थी, उस समय एक शोध परियोजनाएं वीमेन इन पावर की गई और ये कार्य मेरे साथ प्रोफेसर विनीता भटनागर ने शोध कार्य पूरा किया और हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि जो तमाम सेक्टर्स में, एकेडमिक्स में, प्रशासन में, कल्चर में, अन्य क्षेत्रों में, पंच सरपंच, जो भी हमारी बहनें हैं, आखिर उनकी दृष्टि में महिला सशक्तिकरण है क्या? क्या शीर्ष पर पहुंच जाना महिला सशक्तिकरण है? तो वो शीर्ष है क्या? क्या कोई एक कुर्सी और उस कुर्सी से जुड़ा हुआ कोई पद, जैसे उच्च शिक्षा में कुलपति? क्या कुलपति जिस कुर्सी पर बैठते हैं और अगर वो महिलाएं हैं तो क्या वो सशक्त महिलाएं हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए। गंभीर शोध विचार विमर्श के परिणामों से ये लगा कि ताकत उस कुर्सी में नहीं है। उस कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है, उसने अपनी पदेन भूमिका के कारण, अपने अनुभवों के कारण, अपने व्यक्तित्व से इतना व्यापक उस कुर्सी का अर्थ बना दिया
कि जिस संस्था में जिसमें भी वो कार्य कर रही हैं उसकी सुगंध पूरे देश दुनिया तक पहुंचाती है। नहीं तो आप जिस जगह बिठाए गए हैं, आप जिस पदेन भूमिका में हैं, उसके काम का निपटारा करके दिन काट लेना अथवा उस कार्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर देना ही महिला सशक्तिकरण है, जो आपकी पदेन भूमिका से संभव होता है। लेकिन बहुत सारी हमारे घरों में हमारी दादी नानी ऐसी थी जो किसी पदेन भूमिका में कभी नहीं रही, लेकिन वो घर में सर्वस्व थी और उनकी निर्णायक क्षमता का लोहा परिवार, समाज और कुटुंब तो मानता ही था, आसपास के अन्य लोग ही मानते थे। यानी सशक्तिकरण से जुड़ता है निर्णायक क्षमता, डिसीजन मेकिंग। लेकिन इस पावदान तक पहुंचने के पूर्व जरूरी ये है कि पहले थोड़ा जेंडर को समझा जाए। जेंडर आखिर क्या है? बहुत सारे लोग जेंडर को महिलाओं के अर्थ में व्याख्यायित करते हैं। जेंडर का कोई लिंग नहीं है, ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना थर्ड जेंडर है। जेंडर एक मानवीय संबोधन है और मानवीय स्वरूप में जेंडर की जो प्रस्तुति है, जो संबोधन है, जो सामाजिक व्यवहृति है, वो इस दृष्टि से होती है कि हम अपने मानवीय आचरण के साथ समाज में किस प्रकार के व्यवहार के साथ, किस प्रकार की भाषाई संवेदनशीलता के साथ बाह्य और आंतरिक तौर पर प्रस्तुत होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक स्त्री का एक स्त्री के साथ व्यवहार कैसा है। वो ये भी हो सकता है कि एक स्त्री का एक पुरुष के साथ व्यवहार कैसा है। व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, भाषाई शिष्टाचार, जिसमें वो पदेन भूमिकाओं में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो चीज आप घर में भी देख सकती हैं। आपने कई घरों में अपवाद स्वरूप कुछ अभद्र भाषा शैली का इस्तेमाल सुना होगा, जो कुछ बुजुर्ग पुरुष महिलाओं के लिए करते हैं। अक्सर गालियों के संबोधन महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं। वो एक तरीके का पावर गेम है और उस पावर गेम से ये दिखाने की कोशिश होती है कि आपको निकृष्टता की इस श्रेणी से उद्धृत किया जा सकता है। एक सामाजिक व्यवहार है जिसमें भाषाई शिष्टाचार है। ये एक पुरुष के द्वारा पुरुष के प्रति, एक पुरुष के द्वारा महिला के प्रति, एक महिला के द्वारा पुरुष के प्रति, एक महिला का महिला के प्रति और अन्य किसी मानवीय सामाजिक प्राणी के प्रति होता है। ये व्यवहार जितना शिष्ट होगा, जितना संवेदनशील होगा, इसमें जितनी ओरिजिनलिटी होगी, जितनी पाकीज़गी होगी, वो उतना ही स्पष्टता के साथ प्रतिबिंबित होता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्त्री को बिना छुए ही निर्वस्त्र कर देते हैं। मैं इस समय ना तो स्त्रियों की वकालत कर रही हूं, ना अपने पुरुष भाइयों को, जो हमारे पति भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे सहकर्मी भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं, उनको कुछ इंगित कर रही हूं। बिल्कुल नहीं। जेंडर संवेदनशीलता पर बात करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी पर दोषारोपण नहीं करता, लेकिन अपवाद स्थिति ये है, उस पर इशारा जरूर करता है और हम कहते हैं उस व्यक्ति की निगाह अच्छी नहीं है। वो निगाह अच्छी ना होना क्या है? उस व्यक्ति का
अपने सामाजिक व्यवहार में अस्पष्ट होना, दुअर्थी होना, कुछ कहना, कुछ कहने की इच्छा होना, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे लोग अपवाद ही हैं। अपवाद अच्छे बहुतायत में पुरुष भाई भी हैं, अच्छाई में महिलाएं भी हैं, और खराबी में भी अपवाद पुरुष भाई भी हैं और बहनें भी हैं, दोनों हैं। जेंडर के पर्सपेक्टिव में आपको बहुत ईमानदारी से बात करने की जरूरत है। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जेंडर संवेदनशीलता का कहरा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि ऐसा ही होता आया है या ऐसे ही सामाजिक सरोकार हैं। जब एक पुस्तक आई हमारी एक मित्र की, अलगनी पर औरतें, मेरा भी उसमें एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ विधवा स्त्रियों की स्थिति के ऊपर। पूरे देश में हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में एक विधवा स्त्री के संबंध में किए जाने वाले रिचुअल्स में, उनकी परिस्थितियों में, उनकी दयनीय स्थितियों में परिवर्तन होते चले जाते हैं। और उन परिवर्तनों में सबसे गंभीर बात होती है असंवेदनशीलता की। ऐसे कई ऐसी सांस्कृतिक चीजें हैं जिसको कहा जाता है कि ये तो हम परंपरागत तौर पर करते चले आ रहे हैं। वो प्रथाएं नहीं, कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, जिनमें जेंडर संवेदनशीलता पर काम करने वाले लोग परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। जैसे देवदासी प्रथा, मोरनी प्रथा। जब मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में काम कर रही थी तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में वो हमारी गरीब बच्चियां जिनको बहुत अच्छे स्तर पर शिक्षा न मिल पाई हो, ऑल्दो सरकारी अब प्रयास बहुत ज्यादा हैं, एनजीओ के भी प्रयास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी चीजें अभी खत्म नहीं हुई। वहां पर बाकायदा झूठे विवाह करवाए जाते हैं, फॉल्स मैरिजेस करवाए जाते हैं, और ये विवाह इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं कि वो लड़की के माता पिता को ससुराल पक्ष वधू धन देता है, उनको उसी पैसे से उनका भरण पोषण भोजन चलता है, और बहुत अच्छा दावत होती है, सब चीजें होती हैं। और वो लड़की जब अपनी ससुराल पहुंचती है तो उस पूरे घर के पुरुष उसको वस्तु के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो खरीदी हुई वस्तु है। जेंडर असंवेदनशीलता का क्राइम अगेंस्ट वीमेन के क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसमें भी फॉल्स मैरिजेस एक बहुत गंभीर उदाहरण है। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप अपनी देह का सामान्यीकरण कर सकें तो आप महसूस करिए कि उस बच्ची पर किस तरह की गुजर रही होगी जब उसका शोषण एक वस्तु के तौर पर घर के समस्त पुरुष कर रहे होंगे, क्योंकि उसको 1-2 लाख में खरीद करके लाए हैं, और जब उनका मन भर जाए तो वो पड़ोस के घर में 20,000 40,000 पे भेज दें कि हफ्ता भर वहां रहो। और उस बच्ची के अगर बच्चा होता है तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, कोई डीएनए नहीं होता, और अंत में वो लड़की 30 साल की उम्र में 60 साल की उम्र को जीती है, अनेक बीमारियों के साथ मरती है, लापता हो जाती है या कर दी जाती है। जेंडर संवेदनशीलता एक छोटा विषय नहीं है। इसीलिए मैंने कोशिश किया था, जब मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला, तो ये चीज यहाँ से जो तैयार हुई महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से, उसको और एक दो वर्कशॉप, नेशनल वर्कशॉप के माध्यम से तैयार किया, और मध्य प्रदेश शासन को फाउंडेशन कोर्स के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट का पाठ्यक्रम तैयार करके इसी कारण दिया कि हमारे नौनिहाल बच्चे इस तरीके की
चीजों से, सोचों से बच सकें और उन्होंने कानूनों का भी ज्ञान हो सके। जेंडर सेंसिटाइजेशन का दूसरा पायदान जेंडर इक्वलिटी है। अगर हम सेंसिटिव होंगे तो हम इक्वलिटी की बात करेंगे, और अगर हम सेंसिटिव नहीं होंगे तो कौन आगे कौन पीछे, कौन बलवान कौन गुरूर, कौन किसकी मसल पावर, किसका मेंटल पावर, किसकी पोजीशन पावर, इसी प्रकार की बातों में आजीवन लगे रहेंगे और इन्हीं प्रकार के अहंकारों में हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। अगर हम जेंडर इक्वलिटी को भी समझ गए तब हमारी बात आती है वीमेन एम्पावरमेंट में। तो अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट के पहले पायदान पे हैं तो हमको समझना होगा कि हम किस तरीके की एम्पावर्ड स्त्रियों की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्र के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान के साथ प्रस्तुत हो सकती हैं। तो मित्रों, समझने की जरूरत यह है कि सबसे पहले जेंडर क्या है, जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है, जेंडर इक्वलिटी क्या है, और जेंडर इक्वलिटी से वीमेन एम्पावरमेंट का पहला पायदान जब हम सब शुरू करते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि जो हमारा विकास का क्रम है और उसमें जो जेंडर है वो तटस्थ नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी बना रखी हैं कि ये तो जैसे एक अच्छी टीचर महिलाएं हो सकती हैं, एक अच्छी खाना बनाने वाली लड़कियां होती हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, किचन सेट से खेलती हैं, लड़के वीडियो गेम्स खेलते हैं, लड़के बाहर का काम ज्यादा कर सकते हैं, वो कम रोते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब सामाजिक निर्मित है, ये सब हमने स्वयं गठित किया है और उसी गठन को हमने पुष्ट किया है लगातार कि देखो वो लड़का होके भी ऐसे रो रहा था। यानी क्या भावनाएं हमारे लड़कों में नहीं है, हमारी लड़कियों में नहीं है। तो ये जो अलग अलग श्रेणियों में देखने का रवैया है वो जेंडर के खिलाफ जाता है। मुझे थोड़ा सा और इसमें कहने की जरूरत है कि जो ये नियम, कानून और प्रचलन है, इन्हीं के अलग अलग संसाधनों को बना दिया जाता है और हमें वैसी ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जैसे स्वाभाविक है, माताएं बच्चों को पैदा करती हैं, लेकिन बच्चों का पालन पोषण दोनों मिलके कर सकते हैं, परिवार के साथ कर सकते हैं, कुटुंब के साथ कर सकते हैं, और उसी स्थिति में हमारी बेटियां भी हमारे बेटों के साथ कदम दर कदम मिला के महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत को लिख सकती हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में माइंडसेट ये बना हुआ है कि नहीं, बच्चे पालना तो सिर्फ लड़कियों का काम है, खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है, हमें सिखाना होगा कि हमारे बच्चों का काम है, ये इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। जो भी बच्चे विदेश जाते हैं, हमारे बेटे, हमारे स्टूडेंट्स जो विदेश जाते हैं, सबसे पहले जाके खाना बनाना सीखते हैं, क्योंकि वहां पे इतना हाउस हेल्प इतना सस्ती नहीं है, तो उतना खर्च कौन करे, वो सब वहां कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ किचन में कोई पुरुष या कोई लड़का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बाई इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो हमको लगता है अरे महिलाएं नहीं करती क्या, लड़के ही करते हैं। ये हमारा माइंडसेट है। जेंडर सेंसिटिविटी इस माइंडसेट को बदलने को सिखाती है। अगर हम सेंसिटाइज हो गए तो हिंसा का भाव हमारे मन से तिरोहित होगा। हम ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा, ना कोई श्रेष्ठ ना कोई निष्ठ, हम एक समान होंगे, एक समान कदम दर कदम प्रकृति ने जैसे हम बनाया है हम चलेंगे, और फिर तमाम संभावनाओं को हम तलाशेंगे। हम चुनौतियों को साथ चल के ओवरकम कर सकते हैं। आप तय मानिए, अगर एक बेटी पीछे रहती है, अगर एक लड़की की भ्रूण में हत्या होती है तो 5 फॉल्स मैरिजेस तय हैं। जो लड़कियों का और लड़कों का जो रेशियो है, जन्म दर में अंतर है, वो बहुत सारा भुगतान हमारी बेटियों को ही करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे बच्चे शादी के विवाह के योग्य होते हैं
तब उनके पास ये चीज़ें नहीं होती कि वो किसी भी तरीके से अच्छी अपने हिसाब की कन्या पा सके, क्योंकि उतनी बेटियां हैं ही नहीं। यहीं से शुरू होता है क्राइम का सिलसिला, यहीं से शुरू होता है फॉल्स मैरिजेस का सिलसिला। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कहने को हैं। इस शुरुआती दौर में मैं पुनः आयोजकों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और पूरा विश्वास करती हूँ कि ये संगोष्ठी निश्चित तौर पर सफल होगी, क्योंकि इस संगोष्ठी का उद्देश्य बहुत अच्छा है। मैं प्रोफेसर नीलिमा वर्मा जी के साथ हमारे कुलपति रहे प्रोफेसर प्रमोद कुमार वर्मा जी को भी प्रणाम करती हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।